आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ कल खेला हो गया। जी हाँ, और खेला छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा खेला हो गया, जिसका अरविंद केजरीवाल ने कल्पना नहीं किया होगा। जी हाँ, दरअसल कल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दोहरा झटका लगा है शराब घोटाले के मामले में। एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 जून का जो ट्रायल कोर्ट का आदेश था उस पर रोक लगा दिया, और दूसरा कल शाम को रात को 11 बजे करीब में शराब घोटाले के मामले में ही अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, और यह एक बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए। जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस उम्मीद में बैठा हुआ था कि उसको शराब घोटाले के मामले में जमानत मिल जाएगा, सीबीआई ने एक तरीके से उस पूरे एजेंडे का हवा निकाल दिया। और आप सभी को ध्यान होगा, शराब घोटाले के मामले में ईडी से पहले अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने पूछताछ किया था, और सीबीआई ने जब इनको बुलाया था पूछताछ के लिए, तो अरविंद केजरीवाल वीर बहादुर की तरह सीबीआई के समक्ष उपस्थित भी हुआ था पूछताछ के लिए। ईडी के सामने तो उसने गया भी नहीं डर के मारे, लेकिन सीबीआई के सामने वो गया था। शायद 2023 के अगस्त महीने में सीबीआई ने इनसे पूछताछ किया था, और अब जाकर सीबीआई ने उस मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। और इसको उसी तरीके से देखा जाना चाहिए जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पहले गिरफ्तार किया और अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। तो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए इस मामले में एक दोहरा झटका है। और आप सभी को ध्यान होगा कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया था 21 मार्च 2024 को, उसके पहले भी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा था। उस झटके के बाद ही ईडी ने गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाला था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को उस याचिका को जैसे ही खारिज किया, उसके तुरंत बाद ईडी अरविंद केजरीवाल को उनके ही शीश भवन से घसीट कर ले गया था, और तब से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है। बीच में अभी लोकसभा चुनाव में उनको 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों का पैरोल जरूर दिया था, लेकिन वो भी कंडीशनल पैरोल था। और 1 जून को अभी 2 जून को ही अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप। और अरविंद केजरीवाल तब से लेकर हर एक तरह का परपंच कर रहा था जमानत पाने के लिए। इसी परपंच के तहत अरविंद केजरीवाल और उनके वकीलों ने बड़े ही चतुराई से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको यह अधिकार दिया था कि आप नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं, ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने बड़े षड्यंत्रकारी तरीके से ट्रायल कोर्ट में नियमित जमानत का याचिका उस समय डाला जब ट्रायल कोर्ट छुट्टी पे चल रहा था। जिस जज ने दिल्ली शराब घोटाले का सुनवाई किया था, जिस जज को उसका तर्क और तथ्य पता था, कावेरी बावेजा, जिनको इस पूरे मामले का पूर्णतः ज्ञान है, जब वो छुट्टी पे चल रही है, उसी समय अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने चतुराई के साथ नियमित जमानत का याचिका दाखिल किया, और उस जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अवकाशकालीन जज न्याय बिंदु, जिनको इस केस का कुछ भी नहीं पता, उन्होंने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए और बाकायदा अपने फैसलों में यह लिख कर दिया कि ईडी के तरफ से जो दस्तावेज दिया गया है वो भारी भरकम दस्तावेज है, हम उसको नहीं पढ़ सकते हैं। यानी कि पहले से उनको इस केस का कोई तथ्य पता नहीं है, और जो नया उनके पास जो दस्तावेज पड़ा हुआ है उनको वो पढ़ना नहीं चाहती हैं। लेकिन आनन फानन में अरविंद केजरीवाल को उन्होंने जमानत दे दिया। लेकिन 20 जून को जैसे ही उन्होंने जमानत दिया, ईडी ने 21 जून के सुबह सुबह उस जमानत आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे दिया, और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट माननीय जज न्याय बिंदु के आदेश पर रोक लगाते हुए उनका सुनवाई किया विस्तृत रूप से। और उसके बाद कल हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है उस मामले में अरविंद केजरीवाल के जमानत और माननीय जज न्याय बिंदु के ऊपर, वह यह दिखाता है कि किस तरीके से अदालतों में राजनीतिक
रसूखदार लोग खेल करते हैं और किस तरीके से अपने पक्ष में फैसला लेते हैं। हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक तरीके से हाई कोर्ट का यह टिप्पणी अरविंद केजरीवाल के लिए तो झटका था, लेकिन माननीय जज न्याय बिंदु के लिए एक नसीहत था, जिसको ध्यान में अगर वो रखेंगी तो भविष्य में वो इस तरीके की गलती नहीं करेंगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की यह टिप्पणी की भारी भरकम सामग्री पर विचार नहीं किया जा सकता, पूरी तरीके से अनुचित है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का रुख यह दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया और यही शिकायत ईडी का भी था। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह समझ में नहीं आता है कि एक और अवकाशकालीन न्यायाधीश निचली अदालत ने आदेश पारित करते समय हजारों पृष्ठों वाले संपूर्ण दस्तावेजों को देखने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है, तो दूसरी ओर पैरा संख्या 36 में अवकाश न्यायाधीश ने कैसे उल्लेख किया कि पक्षों की ओर से उठाए गए प्रासंगिक तर्कों और विवादों से निपटारा किया गया है। निचली अदालत को ईडी को जमानत याचिका पर उचित बहस करने का मौका दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए की अनिवार्य शर्तों को निचली अदालत में पूरी तरह से जीरा नहीं किया गया। कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय पर रोक लगा दिया है, यानी कि हाई कोर्ट ने भी माना कि कहीं न कहीं जो निचली अदालत है वह जांच एजेंसियों के तथ्यों और तर्कों पे विचार नहीं किया। बगैर विचार किए आनन फानन में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दिया गया। अब इसके पीछे का क्या खेल था, यह एक जांच का विषय है। इसका जांच होना चाहिए कि क्या न्याय बिंदु जी किसी के दबाव में थी या फिर किसी और कारण से वह प्रभावित थी, जो इस तरीके से बिना जांच एजेंसियों के तर्कों को देखे हुए, वो भी इतने गंभीर आरोप में, और वो भी आरोप किसी सामान्य व्यक्ति के ऊपर नहीं है, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर है। और ऐसे केस में, जिन केसों में पहले भी अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका लग चुका है, जब अरविंद केजरीवाल ने अपने गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दिया था, उस पर भी हाई कोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी पूरी तरह से कानूनन है और इस केस में ठोस साक्ष्य है जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का सुनवाई कर उस पर फैसला रिजर्व रख रखा है। उन्होंने किसी तरीके का कोई ऐसा टिप्पणी नहीं किया जिससे यह समझा जाए कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पैरोल दिया था वह सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए था, एक पार्टी के प्रमुख नेता होने के कारण। इन सब तर्कों को नजरअंदाज करके जो जमानत अवकाशकालीन जज ने दिया था वह पूरी तरीके से गैर कानूनी था। लेकिन इससे बड़ा झटका केजरीवाल एंड गैंग को कल यह लगा कि अब उसी केस में सीबीआई का एंट्री हो गया है और सीबीआई ने कल रात को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अब एक तरफ ईडी का पूछताछ और दूसरी तरफ सीबीआई का पूछताछ। और एक चीज ध्यान रहे, दोनों शराब घोटाला से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन दोनों ही जांच एजेंसी अलग अलग तर्कों पे काम कर रही हैं। जहां ईडी शराब घोटाले में हुए मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिए से जांच कर रही है, तो वहीं सीबीआई शराब घोटाले में जो पॉलिसी बनाने के नाम पे जो भ्रष्टाचार हुआ उस एंगल से काम कर रही है। तो अब अरविंद केजरीवाल का मुसीबत और बढ़ने वाला है। आम आदमी पार्टी का नेता और कार्यकर्ता जो 20 जून को ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद सत्यमेव जयते का नारा लगा रहा था, हाई कोर्ट के फैसलों के बाद उन सभी के चेहरों पे मायूसी छा गया। उन लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। अरविंद केजरीवाल के पार्टी के नेता और मंत्री कह रहा है कि हाई कोर्ट का जो जज है वह किसी न किसी चीज से इन्फ्लुएंस था, उन्होंने गलत फैसला दिया है। सौरभ भारद्वाज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था मैं, वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का जो निर्णय है गलत है, क्योंकि ईडी ने गलत तरीके से निचली अदालत के आदेश को चुनौती दिया। उनका कहना है कि निचली अदालत ने कोई आदेश जारी ही नहीं किया, तो फिर चुनौती किस बात को दिया गया और हाई कोर्ट ने उनके याचिका को स्वीकार कैसे कर लिया। हाई कोर्ट का जो फैसला ये गलत है और हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी कि सौरभ भारद्वाज ये कहना चाह रहा है कि अरविंद केजरीवाल को यह अधिकार है कि वह बिना किसी गिरफ्तारी के अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट जा सकता है, लेकिन जांच एजेंसी को
यह अधिकार नहीं है कि वो निचली अदालत के फैसले को बिना आदेश ऑर्डर के वो हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकता है। दरअसल इस पूरे खेल के पीछे का जो षड्यंत्र था केजरी एंड गैंग का, वो ये था 20 जून गुरुवार को 8 बजे ट्रायल कोर्ट ने आदेश तो दे दिया लेकिन ऑर्डर जारी नहीं किया। ऑर्डर जो जारी करने का जो टाइम था वह शुक्रवार के दोपहर तक था, या हो सकता है शाम तक ऑर्डर जारी किया जाता। और क्योंकि शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद रहता है तो ईडी इनके आदेश को चुनौती नहीं दे पाएगा। और एक बार अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाता तो फिर दोबारा से उनको जेल भेजने में जांच एजेंसी ईडी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता। बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य कारणों से तुरंत किसी बड़े मेडिकल अस्पताल में भर्ती हो जाता और दिखा देता कि भाई वो बहुत बीमार है और ऐसी स्थिति में उसे जेल नहीं भेजा जा सकता है। जिस तरीके का मौज लालू प्रसाद यादव ले रहा है इसी तरीके का प्लान था, लेकिन जांच एजेंसी ईडी ने तत्परता दिखाते हुए इनके षड्यंत्र को समझकर शुक्रवार के सुबह ही बिना किसी ऑर्डर के सिर्फ ओरल ऑर्डर को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दे दिया, जो कि किसी भी तरीके से कोई गैर संवैधानिक नहीं है। लेकिन केजरी एंड गैंग के जो उम्मीद था वह उम्मीद टूट गया, इसलिए सब बौखलाया हुआ है। अनर्गल बातें, झूठी बातों का सिलसिला जारी है। अब सीबीआई और ईडी केजरीवाल के साथ भी उसी तरीके से काम करेगा जैसा मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है। आपको याद होगा कि इसी केस में मनीष सिसोदिया का सुप्रीम कोर्ट से जमानत के लिए पुनर्विचार याचिका तक खारिज हो चुका है। वह पिछले 1.5 साल से अधिक समय से जेल में बंद है। तमाम तरह का प्रपंच कर लिया, कभी बीवी के बीमारी के नाम पे, कभी अपने बीमारी के नाम पे, कभी बच्चों के नाम पे, तरह तरह का प्रपंच कर लिया, लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिला है। अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल उसी तरीके का नाटक करने का प्रयास कर रहा था, इसलिए इस केस में सीबीआई का जो एंट्री हुआ है वह केजरी एंड गैंग के लिए एक बड़ा मुसीबत बनेगा। और अब अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल से बाहर आना लगभग असंभव है। जिस केजरीवाल के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है कि उसका 8 किलो वजन कम हो गया, तो अब तो दो जांच एजेंसी पूछताछ करेंगी। अब भगवान जाने अरविंद केजरीवाल का कितना वजन कम होगा और कितना वजन बचा रहेगा जब तक वो जेल से बाहर आएगा। लेकिन इस केस में सीबीआई का एंट्री एक महत्वपूर्ण मोड़ पर इस केस को लेके आया है। और आज ही सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई था केजरीवाल के केस के ऊपर। अब उस सुनवाई का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। पूरी तरीके से केजरी एंड गैंग के सातिराना चाल का हवा निकाल दिया है। देखना यह है कि अब आगे क्या होता है केजरी एंड गैंग का। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।